जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड की जनजाति को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है सब कुछ लेने का प्रयास किए हैं। बस चीज़ों को अच्छे से देखना है, समझते चलना है और लिखते भी चलना है। जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम देंगे तो 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडिशनल फैक्ट जो बताएंगे वो सीधे एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो यहाँ तो जो लिखा हुआ है 18 पेज का नोट्स है, ये इसको पूरा आज पढ़ाने वाले हैं और जितना लिखा हुआ है उतना हम और एडिशनल आपको देने वाले हैं। बस आप बने रहिएगा और पूरा तरीका से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम का वीडियो होगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ टेस्ट हम इसका लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसका टेस्ट लेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। 199 का एक कोर्स दिए हैं, बस चैनल सपोर्ट के लिए है, क्योंकि बहुत सारा कुछ जो है हमको अभी लेना है आप लोग तक अच्छे तरीक़ा से पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग का एक प्रकार से एक ऑपरेशन होता है। इसमें कोई भी जो है प्रचार नहीं आता है, बस आप विदाउट प्रचार का पूरा वीडियो देख सकते हैं। सारा पीडीएफ जो है अपडेटेड मिलता है। ये 1-2 दिन के लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद जो है ना इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो जो लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं पूरा डिटेल से, हम एक एक चीज़ों को एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर आता है कि जो जनजाति हैं वो जंगल, पहाड़, पर्वतों में रहने वाले ये होते हैं जनजाति। ठीक है, वैसे आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए जानने की ज़रूरत नहीं है। सीधे इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए झारखंड में देखा जाए तो कुल जो जनजाति हैं उनकी संख्या कितना है, 2011 का जनगणना के अनुसार चलेंगे, क्योंकि इसके बाद जो 2021 वाला जो जनगणना हुआ है उसका रिपोर्ट अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट नहीं आया तो इसी को मान करके चलना है, क्योंकि रिपोर्ट आएगा तभी कोई बता सकता है। तो 2011 का जनगणना के अनुसार ही सब कुछ बात करेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसटी की आबादी है टोटल कितना है, तो याद रखेंगे 86,45,042। ये याद करने का नंबर ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है तो आपको याद रखना है कि ये 86 लाख है, इतना कम से कम याद रखना है यहाँ पे जनजातियों की आबादी। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आबादी कितना प्रतिशत है, जैसे टोटल आबादी है उसमें कितना प्रतिशत है, तो 26.2%। झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति हैं 26.2% है, याद रखना है। ठीक है, टोटल आबादी का देखा जाए इसमें पुरुष की संख्या कितना है तो इतना याद नहीं रखना है, बस 43 लाख पुरुषों की संख्या है, 43,15,407 है, याद रखना है। कुल महिलाओं की संख्या कितना है, 43,29,635 है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पुरुषों से ज़्यादा आबादी है महिलाओं का, तो इसीलिए यहाँ देखेंगे तो जनजातीय आबादी जो है उसमें लिंगानुपात अगर देखेंगे तो झारखंड में लिंगानुपात 1003 मिलेगा। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष हैं तो उसमें से जनजातियों में देखेंगे तो 1003 महिलाएं हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर बनता है, तो ये बहुत अच्छा बोला जा सकता है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, किसमें, एसटी में, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी पश्चिमी सिंहभूम जब पढ़ाएंगे तो 1005 है। पश्चिमी सिंहभूम जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वहाँ का, तो 1005 लड़की हैं 1000 लड़कों पर, तो 5 लड़की ज़्यादा है यहाँ। तो ये लिंगानुपात का कंडीशन यहाँ पे जनजातियों में देखने को मिलता है, इसीलिए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है सिर्फ आपको अनुसूचित जनजाति में देखने को मिलेगा। जब हम ब्याह प्रथा पढ़ाएंगे ना, ब्याह मतलब समझ रहे हैं, बापला, शादी को बापला कहता है यहाँ पे, तो जब बापला विवाह प्रथा पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि ये संख्या ऐसा क्यों है। दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम कैसे काम करता है वो सब हम जब बताएंगे तब समझ में आएगा कि हमारे समाज में लड़कों की संख्या ज़्यादा क्यों है और यहाँ पे लड़की की संख्या क्यों ज़्यादा है। ये जब हम विवाह पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, देखिए देश का जो कुल जनजातीय जो संख्या है उसमें देखा जाए तो इसका हिस्सा 8.29% है। देश का जो अनुसूचित जनजाति है उसमें देखा जाए तो इसका हिस्सा 8.29% है, और इतना ही के आसपास में 8.6 जो है पूरा देश में अनुसूचित जनजातियों का संख्या है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति देखा जाए तो पूरा देश का आबादी का मतलब ये है 8.6%, यही है। ठीक है, ये याद रखना है। और पूरा जो हमारा देश का जो 8% है, 8.6% जो अनुसूचित जनजाति है उसमें हमारा हिस्सा जो ये, इसको मान लीजिए अपने आप में 100%। ठीक है, मैथ पढ़ते होंगे तो समझ लीजिएगा, ये अपने आप में 100% है, तो इसका फिर देखा जाए तो 8.29% जो है वो कहाँ पर रहता है, तो ये हमारा
झारखंड के क्षेत्र में हिस्सा बनता है राज्य का जनजातियों का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जनजाति हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। याद रखेंगे 91.01%, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस 91% जो है आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं एसटी, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो इनकी आबादी 9% है, मात्र 9% जो है शहरी क्षेत्र में रहते हैं, बाकी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो भी जल जंगल ज़मीन के लिए वो जो है उधर जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, कुल मिला के समाज से बहुत कटे हुए रहते हैं। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है तो ये समाज से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। ये भी जो 9% आपको दिख रहे हैं ना कि ये शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये नौकरी पेशा करते होंगे इसीलिए रहते हैं, नहीं तो नौकरी अगर नहीं करते तो ये भी जाकर के जंगल पहाड़ पर्वत में रहते। ठीक है, तो ये जो है अब बदल रहा है, अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सब कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले बिरहोर वो लोग को सरकार जब घर देती थी बनाकर तो उसमें लोग बोलता था तो घर खाली रहता था, तो उधर से जो इको आता था तो उसमें लोग कहता था कि नहीं घरवा बोलो हो। ठीक है, तो घरवा में रहबे नहीं करता था, फिर घास फूस का बना करके ओकरा में रहता था। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाता था यहाँ पे, तो वो अब धीरे धीरे हट रहा है, लोग में जागरूकता फैल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए कुल यहाँ पे देखा जाए अनुसूचित जनजाति तो ये 33 है। 33 कब होगा, ये पुराण को अगर जोड़ते हैं तो पुराण को जनजातियों का दर्जा ये दे दिया गया यहाँ पे, इसके पहले 32 था, अब ये पुराण को जोड़ देते हैं तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे एसटी जो है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो यहाँ पर हो जाएगा मूल। ठीक है, एक हो जाएगा मूल, अब मूल जाति जो है ये 25 हो जाएंगे अगर पुराण को लेते हैं तो, नहीं तो फिर 24। ठीक है, और यहाँ पे आदिम, ठीक है आदिम जो है 8 हैं। ठीक है, वो बताएंगे माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कोरबा पहाड़िया, ये सब बताएंगे। ठीक है, ये तो नीचे लिखा हुआ है, तो ये 8 जो है आदिम जनजाति है। अब मूल जनजाति अभी देखेंगे तो 25, अगर जोड़ देते हैं पुराण को तब, और नहीं जोड़ेंगे पुराण को तो 24, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पर। सबसे पहले मूल जनजाति अब कितना हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे पुराण जोड़ने के बाद। आदिम जनजाति 8 को दिमाग में रखना है, 8 में देखिए क्रम में ही लिखा हुआ है, 4 को कम से कम क्रम में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा संख्या पहले उसके बाद पहले बाद ऐसे। ठीक है, देखिए माल पहाड़िया देखेंगे ना तो यहाँ पे 46% इसकी आबादी है माल पहाड़िया का। ठीक है, उसके बाद 16% आबादी इसका है सोरिया पहाड़िया का। ठीक है, उसके बाद कोरबा का अगर देखेंगे तो 12% इसका आबादी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे परहिया का याद रखेंगे 9% है। तो ये 4 को कम से कम याद रखेंगे, कभी क्रम सजाने के लिए दे तो याद रखना आदिम जनजातियों में 4 क्रम में सबसे ज़्यादा आबादी माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, उसके बाद कोरबा, उसके बाद पहरिया, याद रखना। इसके बाद इधर कोई दिक्कत नहीं, किधरों याद रखिए, बिरहोर, बिरजिया, असुर और सबर, ये सब आदिम जनजाति हैं। ठीक है, सब आदिम जनजाति है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, सबसे कम संख्या है इसका बिरजिया का 2%, ये याद रखेंगे आदिम जनजातियों में सबसे कम संख्या है। तो 4 को क्रम में सजा के लिख दिए थे, बाकी हम ऐसे ही लिख दिए। आपको जैसे पूछा जाएगा वैसा ही हम बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, मतलब एसटी की संख्या कहाँ पे है तो रांची में सबसे ज़्यादा संख्या रांची में है, 10,42,016, मतलब आपको 10,42,000 याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है संख्या कहाँ पे है अनुसूचित जनजातियों का, राजधानी रांची में है। ठीक है, अगर कभी पूछ दे कि प्रतिशत में बताइए एसटी का जो संख्या प्रतिशत में कहाँ पे है तो प्रतिशत में आपको खुट्टी में मिलेगा। ठीक है, खुट्टी जो रांची से ही कट के बना है, कब 12 सितंबर। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को रांची से कट करके खुट्टी बना था। तो यहीं पर देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलेगा, 73.3%, 73.3% जो है इसका यहाँ पे प्रतिशत में देखा जाए तो सर्वाधिक है। ठीक है, न्यूनतम जो है अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है संख्या में अगर बोला जाए तो ये कोडरमा है, मात्र 6,903 यहाँ पे अनुसूचित जनजाति हैं, ये याद रखना है। और प्रतिशत में न्यूनतम बोला जाए तो याद रखना है ये भी कोडरमा है, 1% भी नहीं है, मतलब याद रखेंगे यहाँ पे 0.93%, मतलब 1% भी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सब पूछा जाता है,
ये सब फैक्ट है, एक दो बार अगर आप अच्छे से देखेंगे तो चीज़ें जो हैं पूरी तरीक़ा से समझ में आएंगी। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तो इम्पॉर्टेंट रहेगा 2001 से लेकर के 2011 तक का जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है अनुसूचित जनजाति में, ठीक है, एसटी में, तो ये देखा जाए तो मात्र 22% रहा है, कम रहा है। ठीक है, कोडरमा का आप देखेंगे तो इतना बढ़ाया है कि पूरा तरीका से हालत खराब हो जाएगा, 43.42%। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कोडरमा का हमारे यहाँ है। ठीक है, और धनबाद का सबसे कम है, मात्र धनबाद जो है वो 11.99% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। और अगर कोडरमा का देखेंगे तो 43.42 रहा है। कोडरमा वाले थोड़ा समझ जाइए, ठीक है, जनसंख्या इस तरह नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर पता चलेगा कि खाने पीने का व्यवस्था घट जाएगा। ठीक है, तो और ये जनजातियों में देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छा कंडीशन देखा जा सकता है, मात्र 22% जो है यहाँ पर रहा है जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से इसका स्थान कितना है, तो संख्या में देखा जाए तो पूरा देश में ये 6वां स्थान रखता है, राज्य में पूरा देश में 6वां स्थान रखता है संख्या के आधार पर। लेकिन अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो इसका 10वां स्थान है, प्रतिशत की दृष्टि से 10वां स्थान और संख्या की दृष्टि से 6ठा स्थान। आपको ज़्यादातर पूछेगा ना तो ध्यान में रखेंगे ये संख्या वाला ही पूछता है। ठीक है, अगर प्रतिशत लिख दे तब ये होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा ये साक्षरता दर है। ठीक है, जनजातियों में साक्षरता दर कितना है, 57.1%, मतलब कि 57.1% लोग यहाँ पे पढ़े हैं अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में। ठीक है, मतलब अभी आधा लोग जो है आधा से थोड़ा ज़्यादा पढ़े हैं और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा पुरुष साक्षरता दर, ये जरूर याद रखिएगा। साक्षरता दर जो है वीवीआई है। ठीक है, अगर डेप्थ में पूछेगा तो अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर पूछेगा, झारखंड का नहीं, तो उस समय गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, 57.1% यहाँ पे मारेंगे। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर अगर देखा जाए तो 68.2% और महिला साक्षरता दर अगर देखा जाए तो कितना परसेंट, तो 46.2% है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और इम्पॉर्टेंट रहेगा सर्वाधिक जो जनजाति साक्षरता दर जो है वो किस जिला का है, तो ये देखेंगे तो सिमडेगा का। सिमडेगा का देखा जाए तो यहाँ पे साक्षरता दर कितना है, तो 68.8%। 68.8% जो है अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता दर सर्वाधिक जो है सिमडेगा जिला में है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो हम पहले बता दिए हैं, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जनजातियों में जो लिंगानुपात है वो झारखंड में कितना है, तो 1003 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितना है, 1000 पुरुषों की संख्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और 1005 जो है वो पश्चिमी सिंहभूम का है, जो झारखंड में जिला में देखा जाए तो सर्वाधिक जो है यहाँ पर लिंगानुपात वाला जिला है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है हमारे यहाँ धनबाद है। ये सब जो बताते हैं वो भी बात एडिशनल जानकारी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो देखते हैं ये इंपॉर्टेंट रह जाता है, इसको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए झारखंड में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो जनजातियों का क्रम है वो कौन सा है, इसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो बात आता है वो है संथाल। 1 नंबर में संथाल, याद रखेंगे संथालों का जो 2011 के अनुसार देखेंगे तो इसका संख्या कितना है, तो 31 पॉइंट, ठीक है, 31.86%, याद रखेंगे 31.86% संथाल अभी हैं। पहले 34% थे, अब घट गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो फिर से यहाँ पे उरांव का देखेंगे, दूसरा नंबर में उरांव आते हैं, तो ये यहाँ पे 19.86%, ये भी है, याद रखना है। इसके बाद देखेंगे तो 14.22%, ये याद रखना है, 14.22% यहाँ पे मुंडा। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड का है, ये 10.74% जो है ये हो है। और 5वां नंबर में एक आता है यहाँ पे खरवार। ठीक है, खरवार, और ये खरवार अगर दिमाग में रखेंगे तो 2.88% है। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 5वीं सबसे बड़ी जनजाति अगर बोला जाए तो खरवार है, इसको ध्यान में रखना है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति ये संथाल, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा और चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति खरवार, ये याद रखेंगे।
खरवार गुस्सेला प्रवृत्ति का जनजाति होते हैं, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भी हम बताएं वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे झारखंड की सबसे बड़ी 4 आदिम जनजाति, ये भी हम पहले बता चुके थे लेकिन फिर से हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आदिम जनजाति जो सबसे बड़ा है वो देखा जाए तो यहाँ पे 46% इसका अकेले आबादी है। आदिम जनजाति मान लेते हैं अपने आप में 100% है, उसमें अकेले 46% जो है माल पहाड़िया है। उसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ पर होता है 16% आबादी है सोरिया पहाड़िया का। ठीक है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, राजमहल का क्षेत्र जो है वो राजमहल का क्षेत्र में ये सब रहता है यहाँ पे। ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र में यही सब के धकेल उकेल करके संथाल लोग घुसा था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कोरबा आता है, ये 12% है इसकी आबादी। और चौथा नंबर में याद रखिएगा 9% आबादी है किसका, तो ये परहिया का। तो माल पहाड़िया 1 नंबर, दूसरा नंबर में सोरिया पहाड़िया, तीसरा में कोरबा और उसके बाद चौथा में परहिया। ये आदिम जनजातियों का क्रम बताएं, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा। झारखंड में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि जो जनजातियों का सर्व प्रमुख पर्व कौन सा है। तो सर्व प्रमुख पर्व जो है वो सरहुल है, फूलों का त्यौहार इसको बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे सरहुल सबसे प्रमुख त्यौहार है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सबसे देखा जाए तो यहाँ पे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है जनजातियों में, तो छऊ है। ठीक है, ये झारखंड का राजकीय नृत्य है। ठीक है, इसमें कोई भी गाना नहीं बजता है। ठीक है, गाना नहीं बजता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है। ठीक है, इसमें गुरु की प्रधानता अनिवार्य है। ठीक है, गुरु की प्रधानता अनिवार्य है, गुरु रहेगा तभी डांस होगा, नहीं रहेगा तो नहीं डांस होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है। ठीक है, पूरा उछल उछल करके लोग डांस करता है। सुधेंदु नारायण सिंह जो है 1938 ईस्वी में इसी डांस को यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में दिखाने का काम किए थे और विश्व स्तर पर लेकर के इसको गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, छऊ नृत्य। ठीक है, जनजातियों में देखा जाए तो जो समाज के प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं, सिंह बोगा। यही सिंह बोगा दर्शन दिए थे बिरसा मुंडा को, जब वो उनकी माँ जो है दौड़ाई थी तो जंगल में जब गिरे थे तो सिंह बोगा बोले थे, उठो, जनजातियों के कल्याण के लिए तुम आगे बढ़ो, तुम ऐसे नहीं भाग सकते हो। तब जा कर के वापस गए थे। उसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी है, कभी हम बताएंगे। ठीक है, 1-2 घंटा लग जाएगा पूरा कहानियाँ बताने में। ठीक है, उसमें बिरसा मुंडा ख़त्म भी हो जाएगा पूरा, तो हम बताएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। यहाँ बताने लगेंगे तो पता चलेगा 18 पेज हम नहीं पढ़ा पाएंगे। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट, सर्वाधिक जो कठोर दंड जो जनजातियों में दिया जाता है तो ये आपका है बिटलाहा। बिटलाहा में जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है। वैसे भात भीतर कर दिया जाता है, फिर मतलब कि जो भात खिलाएगा समाज को, खाना खिलाएगा, उसको फिर से भीतर कर देता है समाज में। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ बनता है। तब बिटलाहा फिर बड़ा दंड कैसे हुआ पता नहीं, अब वो सब बता सकते हैं। मतलब समाज में घुसाने नहीं चाहिए, ये सब जो बिटलाहा दिया जाता है यौन शोषण के करने वाले लोगों को दिया जाता है। उसके बाद वो खाना खिला दिया समाज को तो फिर वापस में शुद्धिकरण करके आप मिला लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसमें अगर आप निकाल दिए तो निकाल दिए। ठीक है, तो ये बिटलाहा होना चाहिए। लेकिन यहाँ दंड जो है ना, कठोर दंड है बिटलाहा, लेकिन इसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। लेकिन वो जब खाना खिला देगा समाज को तो उसको शुद्धिकरण मान लेता है लोग, अब फिर घुसा देता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनता है। सबसे कमजोर जो दंड है वो है करेला दंड। करेला दंड, ठीक है, करेला दंड अगर देखा जाए तो जो दोष सिद्ध हो जाने के बाद उसको 5 रुपया से लेकर के 150 रुपया तक का दंड लगाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे करेला दंड, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ध्यान में रखिएगा, सर्व प्राचीन जो धर्म है कौन सा है, सरना। सबसे पुराना जो धर्म है वो सरना है। बहुत सही सुन धर्म था, मतलब जल जंगल जमीन को पूजा कीजिए, जो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं उसी को पूजा कीजिए। नदी दिख रहा है तो उसको पूजा कीजिए, सूर्य दिख रहा है उसको पूजा कीजिए, जंगल पेड़ पहाड़ पर्वत की पूजा कीजिए। तो ये था सरना धर्म, बहुत सही सुन धर्म था। महिलाओं को जितना अभी अधिकार नहीं देता उस समय था। अगर आप सरना धर्म से बाहर जाना चाहते तो जा सकते हैं, अंदर आना चाहते तो आ सकते हैं। वही बहुत सही सुन धर्म था। तो ये जो अंग्रेज लोग आए ना तो यहाँ पे नाश कर दिए थे पूरा तरीका से, ईसाई धर्म को लेकर के आए और यहाँ पर जो जनजाति लोग सरना धर्म मानते थे उनको ईसाईकरण कर दिए। मतलब जब अकाल होता था तो खाना खिला करके उसके बाद रोटी कपड़ा और कुछ जो है पैसा वैसा दे करके ईसाईकरण कर दिए थे। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो खड़िया है, खड़िया, ठीक है,
खड़िया जो जनजाति गुमला साइड में रहती है, इसका सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हमारे यहाँ हुआ है, खड़िया का। ठीक है, तो ये पहले सरना हुआ करता था प्रमुख जनजातियों का धर्म, लेकिन बाद में बहुत सारे जनजाति लोग ईसाई धर्म को अपना लिए थे, तो ये अपना अस्तित्व एक प्रकार से बहुत कम रह गया था इसका। तो ये अब सरकार इसका प्रयास कर रही है कि इसका अस्तित्व फिर से होना चाहिए। ये जानकारी लेना चाह रही है सरकार कि कितना लोग अभी भी सरना धर्म मानने वाले हैं, क्योंकि जनगणना में शामिल पहले किया जाता था, बाद में इसको हटा दिया गया। तो फिर से प्रयास किया जा रहा है कि इसको धर्म कोड दिया जाए। ठीक है, जनगणना में शामिल किया जाए, पता चले कितना लोग सरना धर्म को मानते हैं। तो अगर इसको धर्म कोड मिलता है, धर्म कोड मिलता है तो 7 मिलेगा। अब 7 क्यों मिलेगा? तो 7 मिलने के पीछे कारण है, हम बताते हैं। 1 नंबर में यहाँ पर आता है हिंदू। ठीक है, हिंदू 67%, मतलब 67.8% जो है हिंदू है झारखंड में। ठीक है, 2 नंबर में अगर बात यहाँ पर करेंगे तो मुस्लिम का है। ठीक है, इस्लाम मुस्लिम, तो ये जो है यहाँ पे 14.5% लोग ये इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ईसाई। ठीक है, तो ईसाई धर्म मानने वाले कितना है यहाँ पे? ये 4.3% है। यही 4.3% जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं, ये आप देखेंगे तो ये सब सरना धर्म मानने वाले लोग थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज जो आए तो ये सब ईसाई यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 4 नंबर में कौन सा आ जाएगा? सिख। ठीक है, सिख याद रखेंगे। तो ये सिख जो है वो कितना है? 0.22% है। इसके बाद 5वां नंबर में अगर देखा जाए तो जैन। ठीक है, हमारे यहाँ जैन बहुत से ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो है शशांक ये सबको बर्बाद करने का काम किया था। शशांक पढ़ाएंगे इतिहास में, गौड़ नरेश शशांक जो है वो जैन और बौद्ध धर्म से क्या दुश्मनी था, वो बेनुसागर का जो है वहाँ मंदिर गिरा दिया, वहाँ पर शिव मंदिर बना दिया, फिर उसके बाद सब जगह बौद्ध धर्म को पूरा नाश कर दिया। तो इस तरह का काम किया था, बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है 6ठा नंबर में आता है, वो कौन सा आता है? तो बौद्ध। 6ठा नंबर में बौद्ध आता है, ये 0.03% है। और 7वां नंबर में जो कोड मिलेगा वो किसको मिलेगा? तो ये 7वां नंबर मिलेगा सरना धर्म कोड, आदि धर्म सरना। ठीक है, ये 7वां कोड मिलेगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि अन्य का कोई कोड नहीं होता है। अन्य जैसे हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए 13% लोग अन्य है, मतलब इनको पता नहीं कौन सा धर्म मानते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं बताते, बोलते हैं ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कुछ नहीं है। तो ये गोटा ऐसा ही है, 13% लोग। ठीक है, तो इसका कोई कॉन्टिन नहीं होता, इसका कोई माँ बाप नहीं होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, उसके बाद सिख, जैन, बौद्ध, इसके बाद धर्म कोड जो है 7 मांग किया गया है सरना के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, सरना धर्म कोड 7 ऐसे करके फोटो है, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इस तरह का फोटो ऐसा बना हुआ है कि जल्दी हमसे छपता नहीं है। ठीक है, इस तरह करके कुछ है जो सरना धर्म का अपना, ये 3 लाइन है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का हेडलाइन, बहुत अच्छा धर्म है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जनजातियों की राजनीतिक स्थिति। जनजातियों की राजनीतिक स्थिति मतलब कि देश में इनका सीट कितना है जनजातियों का, फिर उसके बाद हमारे राज्य में क्या कंडीशन है, सीटों की संख्या कितना है लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो जनजातियों का जो राजनीतिक स्थिति में देखा जाए तो लोकसभा में आरक्षित जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सीट कितना है? 5 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट है। एक राजमहल, दुमका, नलिन सोरेन यहाँ से हैं। ठीक है, सिंहभूम, उसके बाद खुट्टी, लोहरदग्गा। सबसे कौन कौन विधायक अभी हैं 2024 में, सांसद कौन कौन से हैं ये बताइएगा। ठीक है, विधायक नहीं, सांसद। 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सांसद बने हैं। एक तो हम नलिन सोरेन बता दिए यहाँ पे दुमका से। ठीक है, तो आप लोग और बताइएगा कि राजमहल से कौन है, फिर सिंहभूम से, खुट्टी से और लोहरदग्गा से सांसद कौन है। ठीक है, और इत्तेफाक से बता दें कि यहाँ पर सब जगह जो है आपको देखने को मिलेगा तो ये बीजेपी वाले लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, बीजेपी का यहाँ पे सांसद नहीं मिलेगा। ये जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए 5 सीट था, इसमें पूरी तरीक़ा से जो अभी इंडिया गठबंधन है जो हमारे झारखंड में शासन कर रही है उसी के कब्जे में ये सब है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा में जो आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण यहाँ दिया गया वो 28 है। मतलब विधानसभा में 81 सीट है। पहले आप जानते होंगे 82 था, एक एंग्लो इंडियन था,
इसको निकाल दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, हटा दिया गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन मतलब होता था आधा अंग्रेज आधा भारतीय। तो जब 76-77 साल देश का आज़ादी के बाद हो गया तो वो पीढ़ी तो खत्म हो गई, जो यहाँ के भारतीय के साथ शादी करके रहा था, तो उसको देखने का जरूरत थोड़ी है, पूरा भारतीय हो गया। ठीक है, तो ये सदस्य जो एक एंग्लो इंडियन होता था वो खत्म कर दिया गया। लोकसभा में 2 होता था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, बाकी ST SC के लिए रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यही 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये सब जो एडिशनल बात बताते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपसे सीधे तौर पर पूछा जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखना है 28 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी 3 जो है वो जनजाति कौन सी है, तो याद रखना 3 के हम 4 बता देते हैं। 1 नंबर में तो भील है, 2 नंबर में गोंड है और 3 नंबर में आपका यहाँ पे संथाल है और 4 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उरांव है। 4 नंबर में उरांव जनजाति है, ये भी याद रखते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भील जो है ना, पहले 7वीं JPSC हुआ था, 7 to 10th JPSC, उसमें से दोनों क्वेश्चन पूछा था, पहली सबसे बड़ी जनजाति देश की और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति देश की। तो गोंड सब किताब में उस समय लिखा हुआ था पहला, तो सब गोंड मारा पहला और दूसरा मारा भील, दोनों का दोनों गलत। ठीक है, जबकि हम पढ़ा रहे थे उस समय भी, तो उस समय बोले थे लोगों को कि 1 नंबर में भील है और 2 नंबर में गोंड है, तो लोग लड़ गया था हमसे। फिर बाद में समझाना पड़ा कि भीलों की संख्या जो है वो 17 मिलियन है, 17 मिलियन है भीलों की संख्या, और यहाँ पे गोंड की संख्या मात्र 13-14 मिलियन है। तो कौन बड़ा हुआ? 17 मिलियन। तो यही भील जो है 1 नंबर में है, गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तब लोगों को समझ में आया था, तब वो अपना गलत करके आया था, और एक गलत करने का मतलब दोनों गलत होता। अगर आप पहला मार दिए गोंड तो इसका मतलब भील वाला भी गलत हो गया। तो ये कंडीशन हुआ था 7 to 10 JPSC में, और जिसको नहीं समझ में आ रहा था दोनों में दूसरा मार दिया या तो पहला, मतलब एक उस तरह से सही हो जाता। तो ये कंडीशन बनता है कभी कभी। तो याद रखेंगे भील सबसे बड़ी जनजाति देश की, दूसरी गोंड, तीसरी संथाल और चौथी उरांव है। ठीक है, बाकी जैसे अभी ये पढ़ा रहे हैं तो इसका अपडेटेड नोट्स जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पर, तो डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जितना भी क्लास होता है उसका एक क्लास बना दिए अपडेटेड नोट्स का 111 रुपया में, ये भी 2-3 दिन रहेगा, इसके बाद हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत खर्च, कंपनी बहुत सारा खर्च ले लेती है, तो हमारा जो मेन मोटो है कि एक बोर्ड लेना, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये हम जल्दी से बोर्ड वोर्ड लेकर के लाइव डायरेक्ट पढ़ा पाएंगे। ठीक है, बस वही एक कमी रह गया है जो पूरा हम करना चाहते हैं, और उसमें आप लोग का सपोर्ट थोड़ा चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 111 का ये है, ये 2 दिन रहेगा अभी, उसके बाद हम इसको इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये अपडेटेड PDF प्रत्येक क्लास का मिलता है, जैसे अभी ये पढ़ा रहे हैं तो इसका भी मिलेगा, आप जाकर प्रिंट निकाल लीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए। और जितना भी पहले 400-500 पेज का करंट अफेयर दिए वो भी दिया हुआ है, तो अपडेट करते रहते हैं। अभी जैसे ज्योग्राफी का कल दिए 40 पेज का, तो जैसे कंप्लीट होता है तो हम दे देते हैं, और जितना भी करंट अफेयर लेते हैं उसको भी देंगे। तो ये इस तरह से आपको मिलते रहेगा अपडेटेड PDF वाला। और 199 वाला जो आप बढ़ जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन ये भी, इसको भी हम रोक कर रखे हैं, आप लोग जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें PDF भी देते हैं और वीडियो भी देते हैं, इसमें यही फ़ायदा है, PDF और वीडियो यहाँ पर मिलता है, PDF और वीडियो। ठीक है, PDF और वीडियो यहाँ मिलता है, और इसमें केवल PDF मिलता है, यही ये दोनों में अंतर है। ठीक है, ये कोर्स उपलब्ध है, बाकी JPSC के लिए भी है, उससे भी जुड़िए, बहुत जल्द हम जो है उस पर क्रांति लाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा जुड़िए, साथ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जनजातियों का युवा गिरह, ये भी क्वेश्चन पूछता है, जनजातियों का युवा गिरह जो है वो कौन सा है, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उरांव का जो युवा गिरह है इसको कहते हैं धुमकुड़िया। ठीक है, युवा गिरह करने का मतलब होता है ना कि जितना युवा युवती होती हैं उनका जो एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा वहीं होता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा वहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं युवा गिरह, वहीं से युवा लोग तैयार होते हैं और अपना परंपरा को जानते हैं और सीखते हैं, तो वो युवा गिरह होता है। याद रखना है, उरांव का धुमकुड़िया है, गोंड और संथाल का देखेंगे तो गोटुल यही है, याद रखना है। बिरहोर का जो है युवा गिरह टंडा, बिरहोर का टंडा याद रखना है। मुंडा असुर हो और कोरा, मुंडा असुर हो कोरा गितियोड़ा,
मुंडा असुर हो कोड़ा गीति ओढ़ा, ऐसे ही याद किए थे हम लोग। मुंडा असुर हो कोड़ा गीति ओढ़ा। जेपीएससी भी देंगे ना तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ देगा, लिख लीजिए, ठीक है। जेपीएससी भी देंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। आप जेएसएससी के भी एग्जाम देंगे तो एडिशनल सब जोड़े के बाद 7-8 क्वेश्चन वहाँ भी पूछ देगा। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको एडिशनल फैक्ट भी इतना दे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ से आपका आ जाए, ठीक है। एक प्रकार से जनजाति से सब क्वेश्चन यहीं से निचोड़ करके पूछा जाएगा, यही लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए सूर्या पहाड़िया का अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोड़वा, सूर्या पहाड़िया का यहाँ पे कोड़वा याद रखना है। इसके बाद खड़िया का है गीतियो, खड़िया का है गीतियो याद रखना है। तो ये युवा गिरह था। अब जनजातियों का पंचायत का भी नाम कभी कभी पूछता है, ये जेपीएससी में थोड़ा पूछेगा, बाकी थोड़ा आप लोग भी जेएसएससी वाले में भी देख लीजिएगा, एक आध दो फेमस वाला का पूछ देगा, जैसे संथाल का पूछ देगा, उसके बाद उरांव का पूछ देगा, तो वो सब थोड़ा याद रखिएगा। देखिए जनजाति और इसका पंचायत का नाम, जैसे उरांव है तो इसका है पंचौरा, उरांव का पंचौरा। मुंडा का क्या है तो हातू, हातू, ठीक है, हातू होता है पंचायत, ठीक है, तो याद रखेंगे हातू और पहड़ा। उसके बाद खड़िया का है धीरा, खड़िया का पंचायत को कहते हैं धीरा, ठीक है। उसके बाद चेरो, चेरो के पंचायत को भयारी, चेरो के पंचायत को भयारी। उसके बाद यहाँ पे पहड़िया, पहड़िया का जो पंचायत है इसको कहते हैं यहाँ पे भयारी, इसको भी भयारी कहते हैं, और यहाँ पे जाति गोंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब कोरबा, कोरबा को कहते हैं भयारी, तो कोरबा फिर पहाड़िया और चेरो ये तीनों है भयारी, ठीक है, याद रखेंगे। भयारी खाता है, गांव में बोलता है, खोटा में भयारी का मतलब होता है मिलजुल करके एक साथ पत्तल में बिछा करके खाना, तो वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पंचायत को कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनजातियों का वधु मूल्य, जो जनजाति में जो शादी होता है तो वधु मूल्य दिया जाता है, लड़का को मूल्य नहीं दिया जाता है। मतलब लड़का लोग को शादी करना है, लड़की को चुनिए, उसके बाद उसके बराबर में उसको रकम दीजिए, नहीं दीजिएगा तो फिर घर जवाई बापला ब्याह करा देगा लोग, फिर उसके बाद सास ससुर का पैर दबाइए, सेवा कीजिए, और सेवा पैसा बराबर हो जाता है तब छोड़ल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे विवाह पद्धति होता है, इसलिए वधु विवाह दिया जाता है। और हम लोग में क्या होता है कि लड़का लोग को मोटा रकम मिलता है, इसीलिए लोग लड़का की संख्या बढ़ाता है। हम बताए थे ना, ब्याह व्याह का बात करेंगे तखन ये बताएंगे कि कौन सा कंडीशन बनता है, ठीक है, ये हम पहले बताए थे। क्योंकि यहाँ पर लिंगानुपात में देखेंगे तो 1003 लड़की है और 1000 पुरुष में, ठीक है, तो ये 3 गो काहे बढ़ी, कहने का मतलब यहाँ ये कंडीशन है कि यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता है, मतलब लड़का को पैसा नहीं मिलता है, लड़की को पैसा मिलता है एक प्रकार से। तो जितना ज़्यादा लड़की रहेगी उस सबको ज़्यादा फायदा है, मतलब उसके माँ बाप को। तो ये कंडीशन में लड़कियों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाता है। और अगर आप लड़का वधु मूल्य नहीं दिए तो घर जवाई बापला शादी कीजिए, घर जवाई रहिए जब तक पैसा वसूल ना हो जाता है, ठीक है। तो वो है, वो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे वधु मूल्य में क्या क्या कहा जाता है, जैसे संथाल है, हो है, करमाली है, उसके बाद देखा जाए सूर्या पहाड़िया है, अकोरा है, ये पौन बोलते हैं। वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, पौन बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। करमाली जो जनजाति है ये दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी है, यहाँ पे इसको पूजा करते हैं कौन लोग, करमाली जनजाति के लोग, जो सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है, और बंगाल का शोक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुंडा लोग क्या बोलते हैं, गोनोंग, गोनोंग टका, गोनोंग टका, ठीक है, गोनोंग, मुंडा लोग क्या बोलते हैं, गोनोंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसान, उसके बाद परहिया, और यहाँ देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पहाड़िया था, यहाँ परहिया है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये सूर्या पहाड़िया है, ये परहिया है, और यहाँ पे बेदिया, बेटिया नहीं बेदिया, बेदिया ये क्या बोलते हैं, डाली, ठीक है। किसान पहाड़िया, देखिए किसान जो है वो बीज डाला कहाँ पे, पहाड़ पर, तो बेदिया पहाड़िया और किसान डाल ली, याद रखेंगे ऐसे भी। सबर कोल, सबर कोल पोटे, ठीक है, सबर कोल पोटे। बंजारा, बंजारा हजीरा, बंजारा हजीरा, बंजारा जो है ना घुमंतुक प्रकार की जनजाति होती है, यहाँ भी है या फिर कल कहीं और होगी। एगो एगो पूरा ही सब रखे रहता है खटारा टाइप का ओमनी, ठीक है, ओमनी गाड़ी, ठीक है, और ये उसमें पूरा देखेंगे ओमनी रहता है, बेगनार होता है, ओमनी होता है, बेगनार नहीं होता है, ओमनी होता है, ठीक है, जो गड़िया ना गुंडवन खोल के ऐसे स्लेडवा पर आता है इस तरह, वो गड़िया, ठीक है, आगे एकदम सपाट रहता है बस जैसन, वो वाला गड़िया रखे रहेगा। अभी यहाँ है, कल को उठ करके रांची,
परसों जो है संथाल परगना, ऐसे रहता है तो ये बन जा रहा है। इसका जो बधु मूल्य होता है वो हजीरा होता है, ठीक है। कबर, कबर मतलब होता है सुखदाम। कबर जो जनजाति है ना वो बधु मूल्य लेकर के उसको बड़ी सुख लगता है, सुखदाम, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं जनजातियों का शासन व्यवस्था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जेपीएससी में तो शासन व्यवस्था के अंदर में घुस घुस के पूछता है, लेकिन आप जो है अगर दे रहे हैं झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस या तो झारखंड का कोई भी एग्जाम, तो ऊपर ऊपर से पूछेगा कम से कम शासन व्यवस्था का नाम। जैसे यहाँ पे संथालियों का जो शासन व्यवस्था है इसका नाम है मांझी शासन, मांझी परगना शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था मतलब ना इनका समाज जो है अलग तरीका से चलता है, मतलब अलग तरीका से, मतलब जो गांव समाज का एक अपना अधिकार होता है उसके तहत ये चलता है, तो वही शासन व्यवस्था कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे संथालों का है मांझी परगना शासन व्यवस्था, उरांव का है पहड़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था। इसके बाद मुंडा का है मुंडा शासन व्यवस्था, और हो का जो है यहाँ पे हो का है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, और खड़िया का जो है वो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये 5 जो शासन व्यवस्था से ना जेपीएससी 5 क्वेश्चन पूछेगा, और 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया, इससे एक एक क्वेश्चन रहेगा, तो 5 है तो 5 आपका क्वेश्चन पूछेगा, और 2-2 पेज का है। अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ से एक एक नंबर सबका आ जाएगा, ठीक है। बताएंगे जेपीएससी वाला में एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे एक एक शासन व्यवस्था, सब 3300 जनजाति का शासन व्यवस्था पढ़ाएंगे पुराणों को जोड़ने के बाद, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखते हैं, जनजातियों का जो धार्मिक प्रधान होता है उसका नाम देखते हैं। कभी कभी पूछ देता है, ये सब एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। धार्मिक प्रधान का क्या नाम है इसको देखते हैं। देखिए धार्मिक प्रधान अगर यहाँ पर देखेंगे तो संथाल जो है इनके धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। संथाल अपने धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं, ठीक है। मुंडा और उरांव, मुंडा और उरांव जो है अपन धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। मुंडा और उरांव जो है पाहन बोलते हैं। पहनई भूमि जो है उरांव लोग देता है, और अगर देखा जाए काम करने के बदले मुंडा लोग जो है डाली कटारी देता है। डाली कटारी मुंडा लोग जो है वो पूजा पाठ कराने के कारण देता है। अब भूत उत भगाना है तो भूत खेता देता है, ठीक है। भूत भगाना है तो भूत खेता जमीन, और अगर आप साधारण पूजा कराते हैं तो डाली कटारी भूमि मिलता है। ये पाहन को मिलता है किसमें, मुंडा में, और बाकी पहनई भूमि जो है उरांव लोग देता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं खरवार, खड़िया, असुर, विजिया और किसान। इनका जो धार्मिक प्रधान होता है वो बैगा होता है, ठीक है। असुर, विजिया और यहाँ पे किसान, खड़िया और खरवार, ये बैगा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। परहिया, सबर और बथुड़ी, परहिया, सबर और बथुड़ी, ये है आपका देहुरी, ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है इसको ध्यान में रखना है, बिरहोर, ठीक है। बिरहोर इसका होता है नायक, बिरहोर का जो है वो नायक होता है। बिरहोरों की संख्या जो आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। ये पूछता है कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो हजारीबाग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जो है ये कहाँ पे है, इसका जो देखिए माल पहाड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको देहुरी बोलते हैं। माल पहाड़िया का धार्मिक प्रधान देहुरी बोलते हैं। भूमिज, भूमिज का लाया, भूमिज लाया, भूमिज लाया। चेरो, चेरो का जो होता है गोसाई, धार्मिक प्रधान होता है चेरो का गोसाई, ठीक है। हो जनजाति का यहाँ पर होता है, याद रखेंगे, देवली, देवली, ठीक है। देवा नवा, ठीक है, ये भी होता है, याद रखेंगे। तो ये सब जितना बताएं वो धार्मिक प्रधान था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, झारखंड में जनजातियों का विवाह पद्धति। विवाह पद्धति के बारे में पूरा विस्तार से देखते हैं। देखिए विवाह पद्धति में देखा जाए यहाँ पे तो विवाह को बापला बोलते हैं, ब्याह जो होता है इसको बापला लोग बोलता है। यहाँ पे जब उरांव के बारे में बताएंगे, एक विवाह मतलब हट्टी टाइप का विवाह होगा, उसमें लड़की आकर के घरवा में घुस जाती है, ठीक है, अब भागबेन करेगी। लड़का पसंद आ गया तो भागबेन करेगी, और ओकरा भागवे खातिर पूरा तरीका से मतलब मिर्चाई जलवाया जाता है पूरा घर में, मतलब सुखला मिर्चियाँ जलाता है लोग कि उसमें खोक खा करके भागे बाहर में, लेकिन तब भी वो नहीं भागती तो लड़कवा के रखे पड़ जाता है। तो इस तरह का विवाह होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जनजातियों में विवाह को बापला कहते हैं, ठीक है। ये शादी को, अब शादियों मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, अब शादी घर सब लिखा हुआ रहता है, सबको समझ में आना ही चाहिए।
इसमें देखा जाए तो जनजातियों में 8 प्रकार का विवाह होता है। 8 प्रकार का विवाह होता है, उसमें हम 8 प्रकार का विवाह को देखेंगे। उसे आपको अंदर से नहीं पूछेगा, बस केवल थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे करई विवाह, करई विवाह मतलब सदाई बापला, ठीक है, सदाई बापला इसका नाम है, करई विवाह को सदाई बापला। इसमें देखा जाए तो विवाह पद्धति में कन्या के माता पिता जो होते हैं वो कन्या मूल्य के रूप में यहाँ पे धन चुका करके विवाह करते हैं। ये पद्धति आपको संथाल, मुंडा, उसके बाद देखा जाए तो उरांव, खड़िया, ये सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, माता पिता के सहमति से ये विवाह होता है, ठीक है। सेवा विवाह, सेवा विवाह यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट होगा, जवाई बापला, इसके बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे विवाह अगर करते हैं तो वधु मूल्य अगर आप नहीं अदायगी कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे अपने सास ससुर को, ठीक है, सास ससुर को पूरा तरीका से सेवा करेंगे। और सेवा के अगर हो जाता है पूरा पैसा के बराबर, तब फिर उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये विवाह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो उरांव में, उसके बाद मुंडा में, संथाल में, बिरहोर में ये विवाह देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब विवाह किए हैं तो पैसा जेब में हो तभी कर सकते हैं, नहीं तो फिर सास ससुर के सेवा कीजिए, ठीक है। हम तो कहीं कहीं सास ससुर और भाभी लिख दिए थे, लेकिन भाभी की सेवा नहीं करना है, सास ससुर का सेवा करना है, ठीक है। भाभी सास ससुर को लिखना चाहिए था वहाँ पे, सो हम लिख दिए भाभी, भाभी सास ससुर। तब कौन लोग मतलब यहाँ पे सास ससुर का सेवा नहीं करेगा लेकिन भाभी का सेवा कर देगा, तो ये हो जाता। लेकिन भाभी, भाभी मतलब होने वाला सास ससुर का सेवा करना होगा। तो ये थोड़ा सा हमारा सेंस गड़बड़ हो गया था। तो एक बार हम पढ़ा दिए थे कि भाभी का सेवा भी करना है, तो बहुत लोग खुश हुआ था। लेकिन भाई भाभी नहीं है यहाँ पे, भाभी, भाभी सास ससुर का सेवा करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे विनिमय, ठीक है, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह जो है इसमें गुलाइटी बापला इसको कहते हैं। विनिमय विवाह मतलब होता है गुलाइटी बापला। गुलाइटी बापला मतलब ना कि एक घर का अगर लड़का है, ठीक है, यहाँ पर मेल है, लड़का है, तो इधर घर के लड़की से शादी कर लेगा, ठीक है, गर्ल से शादी कर लिया। और अगर ई घरवा का यहाँ पे एक लड़का है, मतलब मेल है, ठीक है, मेल है, फीमेल नहीं, देखिए यहाँ पर एक मेल है, ठीक है, तो ये शादी कर लिया ई घर की लड़की से, गर्ल्स से, ठीक है। अब ई घर का लड़का जो है वो ई घरवा का लड़की से शादी कर लिया इधर का, ठीक है, तो ये घर का लड़की से शादी कर लिया, तो एक घर लड़की गई और दूसरी घर से लड़की आ गई वहाँ पे। तो ये जो कंडीशन आता है जिसको कहते हैं गुलाइटी बापला, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि राज्य में देखा जाए तो ये जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मतलब आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे हम शादी किए, ठीक है, शादी करके एक लड़की लाएं, ठीक है, और मेरे घर में एक बहन थी, ठीक है, मेरे घर में एक बहन थी, तो उधर का जो लड़का था, मतलब जो हमारी बीबी का भाई है, उसको हमारी बहन पसंद आ गई, तो इनमें से एक लड़की चल गई और उन्हें से जो है एक लड़की आ गई, तो इसको कहते हैं गुलाइटी बापला, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यही बात यहाँ पर पूरी तरीका से कहा गया है कि राज्य में देखा जाए तो इस तरह का सभी जनजातियों में पाया जाता है, और जनजाति का गैर जनजाति में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक घर का देखा जाए, एक भाई का शादी दूसरे घर के परिवार की बहन से, और दूसरे परिवार की जो भाई हैं उसकी शादी पहले परिवार की बहन से हो जाता है, तो इसको कहते हैं विनिमय विवाह या तो गुलाइटी बापला। इसको याद रखेंगे। इजी फॉर स्टडी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल फ्री पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, जा कर के वहाँ देख सकते हैं, वो बहुत फायदे का चीज़ रहेगा। नीचे सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। हट विवाह, हट विवाह किसको कहते हैं, ठीक है, निर्बिलो बापला, हट विवाह। जैसे कोई हट कर रहा है, नहीं छोड़ेंगे लड़कियाँ नहीं छोड़ेंगे, तो लोग बोला निर्बिलो मतलब बिलाजो, ठीक है, तो वही हट विवाह। तो इसमें जो है जबरन शादी कर लेता है, विवाह जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे किया जाता है पूरा तरीका से। तो उसमें देखा जाए तो लड़की को खास करके जब लड़का पसंद हो जाता है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ पे कर लेती है शादी, तो इसी को कहते हैं निर्बिलो बापला, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब नहीं पूछा जाता है। माता पिता जो है विवाह बाद में करवा देते कि लो भाई जब तुमको रहना है इसी के साथ तो रहो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हरण विवाह जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हरण विवाह, हरण विवाह मतलब कि जैसे लड़की को उठा करके लेकर भाग जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विवाह जो होता है, यह विवाह उरांव, मुंडा, खड़िया और बिरहो जनजाति में प्रचलित है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कन्या जो है यहाँ पे कन्या को उठा लिया जाता है, मतलब लड़की को हरण कर लिया जाता है और लेकर के भाग जाता है लोग, तो ये हरण विवाह होता है, ठीक है। अपहरण टाइप का कर लेता है लोग,
इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रेम विवाह, विवाह को इतुत बापला कहते हैं, प्रेम विवाह को इतुत बापला बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की अपनी सहमति से अपना पसंदीदा जो है मर्द खोज करके और अपना पसंदीदा जेनी खोज करके शादी कर लेता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर मतलब प्रेम विवाह, ठीक है। पहले लोग है प्रेरणा सूत्र में बंधने से पहले वो सब प्रेरणा सूत्र में बंधा हुआ रहता है, तो वही प्रेम विवाह होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये सब में पाया जाता है, जनजाति तो छोड़ दीजिए, उनमें तो पाया जाता है और गैर जनजातियों में भी ये बढ़ चढ़ करके पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सह पलायन विवाह मतलब होता है कि वैसे विवाह मतलब जिसमें देखा जाए तो माता पिता के अनुमति के बिना भाग जाते हैं। जैसे लड़की कहेगी कि देखो हम कुआं पर आएंगे, तो कुआं पर आ जाना, ठीक है, 10:00 पर हम कुआं पर खड़ा रहेंगे, ओने से आना, ठीक है, मोटरसाइकिल से पल्सर से, और हमरा पीछे बैठाना और उड़ जाना। तो इसको कहते हैं सह पलायन विवाह। सब मतलब मिली भुगत जो था, पूरा तरीका से सोच समझ के किया गया प्लान था। लड़की एकदम समय पर पहुंचेगी, लड़का भी उन्हें गाड़ी लेकर के समय पर आएगा, उसके बाद सब जो है वो मुंबई के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद माँ बाप खोजते रहे, तो वो हो गया सह पलायन विवाह, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर विधवा विवाह होता है सांगा बापला, ठीक है, विधवा विवाह सांगा बापला होता है। तो वैसा देखा जाए यहाँ पे वैसी महिला जिसके पति जो है वो मर गए हैं, जिनका मृत्यु हो गया है, तो वैसे महिला जो है वो शादी करती हैं, तो उसको कहते हैं सागा बापला, ठीक है, सांगा बापला। याद रखेंगे ये उरांव में भी होता है, मुंडा में भी होता है, संथाल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छा पहल है, कहने का मतलब महिला को जीने के लिए उसका जीवन साथी होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर मान लेते हैं कि जो महिला का शादी हुआ और 2-4 साल में उसका हस्बैंड डेट कर गए, तो वो ऐसा ही नहीं रहेगी, अगर वो चाहती है शादी करना तो कर सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा बात यहाँ पर कहा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि अगर आप विवाह कह देते कि नहीं विधवा है तो नहीं कर सकती है, तो एक सजा देने के बराबर हो जाता है। जैसे पहले सती प्रथा सुने थे कि मर्द मर गया तो उसका जेनी को उठा करके आग में डाल दो, तो उस तरह से एक प्रकार से यहाँ पे जीते जी रखना होता है। तो ये सही पहल बोला जा सकता है कि नहीं सागा बापला है, मतलब अगर विवाह करने का मन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। क्रिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इसमें जो अगुआ के माध्यम से शादी विवाह होता है, अभी भी समाज में अगुए के माध्यम से होता है। हम लोग का शादी जो है तय होता है अगुआ के माध्यम से, वैसे शादी जो तय नहीं हो रहा है, कोई पूछबे नहीं करता है, ठीक है। एगो तो मान लेते हैं हमारा लड़की पसंदो आई कि चलो ठीक है इससे शादी कर लेंगे, तो उसका बाप कहता है कि लड़का पान का गुमटी खोल करके बैठा रहे, कम से कम कोई बिजनेस करे तभी हम लड़की देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पान का गुमटी खोल करके बैठे, व्यापारी करे, कुछ करे, लेकिन कुछ करना चाहिए। यूट्यूब फूट्यूब ये सब चीज़ बेकार चीज़ होता है, ये सब कुछ होता है। अब उसको कौन समझाया जाए, मतलब हम कहे ठीक है भाई, कोई पूछेगा नहीं है, इसीलिए नौकरी कीजिए। शादी जो होगा तभी होगा जब नौकरी होगा, नहीं तो हम ही लोग जैसा बैठल रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सब आएगा सबसे पहले पूछेगा लड़कवा क्या करता है, तो लड़कवा कुछ नहीं करता है तो कोई नहीं पूछेगा। लिख लीजिए, कितना आप दिल से किसी को प्यार कीजिए या कुछ भी कीजिए, सब समय पर मुकर जाएगा। इसीलिए रात दिन करके मेहनत कीजिए, 6 महीना 8 महीना 10 महीना, उसके बाद आपका जगह पर सब फिट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे 2-3 दोस्त डीएसपी बने, ठीक है, तो वो सबको कोई नहीं पूछता था, वो सब खुद बोलते कि कोई करने के लिए तैयार नहीं है विकास जी शादी, मतलब क्या करें, मतलब कोई भी एक भी आदमी नहीं आता है। लेकिन अभी लाइन लगा हुआ है, मतलब हर दिन 10 गो आता है लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगा, इसीलिए नौकरी का इम्पोर्टेंट है, आपका ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लड़का हैं, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास नौकरी है कि नहीं, नहीं तो हम लोग जैसा स्थिति हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए शादी जो है तभी होगा, थोड़ा कुछ कीजिए, पढ़िए मन से और नौकरी निकालिए, ठीक है। खोटा का नोट्स भी जो है एप्लीकेशन पर दे रहे हैं, वहाँ से ले सकते हैं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एकदम आसान भाषा में हैंड रिटेन लिखा हुआ है खोटा का, ये भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं। इसको पढ़ करके 4-6 गो डीएसपी भी बनाया, 2-3 म्यूनिसिपल कमिश्नर, और वही सब का लिखा हुआ है एकदम अच्छा राइटिंग में, ये नोट्स है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे झारखंड में जो जनजाति है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। झारखंड में जो जनजाति है उनका वर्गीकरण जो है वो कैसे किया गया है, तो देखिए इसका वर्गीकरण अगर आप देखेंगे अच्छे तरीक़ा से तो अलग अलग टाइप से किया गया है। देखिए
अपने में देखा जाए तो अपने को सदान कौन बोलते हैं, सदान कौन मानते हैं, अपने आप को कौन कौन सा जनजाति लोग है सदान मानते हैं। एक तो यहाँ पे बिरजिया, उसके बाद बिरजिया, चिक बड़ाइत, ठीक है, ये पूरा है एक साथ, ठीक है, चिक बड़ाइत याद रखेंगे, ये चिक बड़ाइत हो गया। उसके बाद यहाँ पे गुड़ाइत ये हो गया, करमाली, लोहरा, फिर महली, मोहली नहीं महली, ठीक है, महली, और किसान, किसान, महली, लोहरा, उसके बाद करमाली, गुड़ाइत, चिक बड़ाइत और यहाँ पे बिरजिया। याद रखना है, ये जेपीएससी में पूछता है, आप अगर नहीं भी याद रखें कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाले जनजाति कौन है, उच्च हिंदू मानते हैं अपने आप को, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे बथुड़ी, ठीक है, बथुड़ी, बथुड़ी, ये बथुड़ी है। उसके बाद बेदिया, यहाँ पर देखा जाए भिंजिया और चेरो याद रखेंगे, ठीक है, और खरवार, ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मानव विज्ञान वेता है एक ललिता, ठीक है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी हैं, याद रखेंगे। इनके अनुसार वर्गीकरण किया गया है जनजाति को, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ललिता प्रसाद के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, एक प्रकार से यहाँ बोला गया पहला नंबर में शिकारी प्रकार के जनजाति, शिकारी प्रकार के जनजाति जो शिकार उकार करने में ज़्यादा विश्वास करती हैं। जैसे ये बिरहोर लोग से आप मिलिएगा, बिरहोर लोग से, ठीक है, तो ये पूरा एक जो है मतलब चूहा को रखे रहेंगे या तो खरगोश को मार करके रखे रहते जाली में, और उसके बाद मगरमच्छ का छत्ता नहीं होता है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, तो उसको लेकर के घूमेंगे, मधु उधु निकाल करके देंगे, ठीक है, तो ये काम करता है यहाँ पे लोग। कोरबा, उसके बाद पहाड़िया खड़िया, पहाड़िया खड़िया, तो ये याद रखेंगे शिकारी प्रकार की जनजाति हैं, ठीक है। हस्तांतरित कृषि करने वाली जनजाति, हस्तांतरित मतलब होता है अभी यहाँ की, यहाँ पर देखिए कि अब नहीं होता है, उपजाऊ कम हो गया तो दूसरा जगह जंगल को साफ कर करेगी, तो इस तरह का हस्तांतरित कृषि करती है, झूम कृषि टाइप का वो करती है। सूर्या पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया झूम प्रकाश की कृषि करती है। शिल्पी जनजाति, शिल्पी जनजाति किसको बोलते हैं, तो जो कला करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे महली लोग, ठीक है, लोहरा लोग लोहा का, महली लोग जो है बांस उसका, ठीक है, उसके बाद करमाली लोग, और चिक बड़ाइत लोग कपड़ा का, ठीक है, कपड़ा में ये अपना नक्शा करती है चिक बड़ाइत, ठीक है। लोहा में लोहरा, महली जो है ये बांस फोड़ महली, तो बांस उसका बनाने का काम करती है, सीढ़ी उढ़ी, उसके बाद अलग अलग उसमें सोफा उफा भी बांस का बनता है, तो सब बनाने का काम करती हैं, तो याद रखेंगे। और करमाली लोग खेती बाड़ी करता है, तो ये भी एक कला ही है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें पूर्ण कृषि करने वाली जनजाति, पूर्ण कृषि करने वाली जनजाति संथाल है, उरांव है, ठीक है, उरांव बहुत ज़्यादा कृषि हमारे तरफ करती हैं, सबसे विकसित जनजाति उरांव ही है, ठीक है। उसके बाद मुंडा, ठीक है, तीसरी बड़ी जनजाति, अहो ये भी करती है यहाँ पे कृषि, और भूमिज, ये सब कृषि करने वाली प्रमुख जनजाति है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं जनजातीय गांवों में देखा जाए तो प्रमुख कौन कौन है, जनजातीय गांवों के प्रमुख कौन कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए संथाल गांव के प्रमुख को कहते हैं मांझी, संथाल गांव के प्रमुख को कहते हैं मांझी, और उसके बाद उरांव गांव के प्रमुख को कहते हैं महतो, उरांव के गांव के प्रमुख को बोलते हैं महतो। मुंडा के गांव के प्रमुख को कहते हैं हाथू मुंडा, वैसे मुंडा के गांव के प्रमुख को मुंडा बोलते हैं, और पंचायत जो होता है पंचायत को कहते हैं हाथू, ठीक है, तो हाथू पंचायत को कहते हैं, तो पंचायत का प्रधान होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं, लेकिन गांव के प्रधान को मुंडा ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो लोग मुंडा कहता है, गांव के प्रमुख को मुंडा कहता है। खड़िया लोग प्रधान बोलता है, गांव के प्रधान को प्रधानी बोलता है खड़िया लोग। भूमिज लोग जो है वो प्रधान बोलता है, भूमिज लोग भी प्रधान बोलता है। सूर्या पहाड़िया लोग जो है यहाँ पे सियानार, ठीक है, सूर्या पहाड़िया सियानार बोलता है। कोरा महतो बोलते हैं। इसके बाद परहिया लोग जो है महतो भी बोलता है, और एक और यहाँ पर बोलता है प्रधान, महतो और प्रधान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कबर जो है स्याना, कबर जो है वो स्याना बोलते हैं, ये भी याद रखना है। बैगा अगर देखा जाए यहाँ पे तो मुकद्दम, बैगा लोग मुकद्दम बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे खोंड जो है
ये गोटिया बोलते हैं, खोंड गोटिया, गोटिया खोंड गोटिया, ये पंचायत को बोलते हैं, यहाँ पे पंचायत के प्रमुख को बोलते हैं, ठीक है, मतलब गांव के प्रमुख को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर दिए, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे झारखंड में जो देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो जनजाति हैं वो प्रजातीय दृष्टि से इसको बांटेंगे, फिर भाषा की दृष्टि से बांट कर देखेंगे। तो प्रजातीय दृष्टि से, जातीय दृष्टि से इसको हम देखते हैं। तो जातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक प्रोटोस्टोलाइड होता है यहाँ पे, ऑस्ट्रोलाइड, प्री द्रविडियन इसको बोलते हैं, मतलब द्रविड़ से पहले का, और एक द्रविडियन, तो ये काकेसाइड प्रकार के द्रविडियन को बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम बांटते हैं। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो है ये इसमें कौन कौन होते हैं, संथाल, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया, कोरा, फिर याद रखेंगे परहिया, कोरबा, असुर, बिरहोर और सबर। ये सबसे ज़्यादा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रकार के जनजाति हमारे यहाँ झारखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रोलाइड देखेंगे तो इसमें मुंडा और करमाली, ऑस्ट्रोलाइड में मुंडा और कुरमाली याद रखेंगे, करमाली, ठीक है। ऑस्ट्रिक का मतलब होता है मुंडा, ऑस्ट्रिक भाषा ग्रुप का मतलब होता है मुंडा भाषा ग्रुप, ये याद रखेंगे, ठीक है। द्रविडियन अगर बात करें, काकेसाइड जो होते प्रकार के हैं उसमें मुख्य पूछता है तो ये उरांव, ठीक है, उरांव। उसके बाद यहाँ पे खरवार, उसके बाद महली, गोंड, चेरो, चिक बड़ाइत, ठीक है। उसके बाद गोड़ाइत, बिरजिया, बैगा, बथुड़ी, किसान, भिंजिया और बेदिया। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन करके सामने देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिला यहाँ पे प्रजातीय दृष्टि से, ठीक है। अब यहाँ पे भाषा दृष्टि से बात करके देखते हैं। भाषा की दृष्टि से झारखंड में जो जनजाति हैं उनको किस टाइप से हम बांट करके देखते हैं। तो सबसे पहले झारखंड में जो भाषा बोली जाती है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 भागों में इसको बांट करके देखते हैं। एक तो यहाँ पे भारतीय यूरोपियन परिवार की भाषा हो जाएगा, ठीक है, भारोपियन भाषा परिवार जिसको बोलते हैं। इसमें हिंदी, खोरठा, करमाली, नागपुरी और पंच परगनिया इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जनजातीय भाषा नहीं है, इसको सदानों की भाषा बोल सकते हैं, सदानों की भाषा। और सदान झारखंड में 60% भाग पर हैं, ये याद रखेंगे। और ये सदानों की भाषा ही हुआ हिंदी, खोरठा, करमाली, नागपुरी और यहाँ पे पंच परगनिया, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे तो द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविडियन भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार में इंपॉर्टेंट हो जाता है कुड़ुक। कुड़ुक जो है वो यहाँ पे उरांव का भाषा है, किसका है, उरांव का भाषा है कुड़ुक, ठीक है। माल्टो जो है वो माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया का भाषा है। माल्टो, माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया का बोली और भाषा है, ठीक है। और कुड़ुक जो है वो उरांव का है। और ये मतलब माल पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया और एक यहाँ पे उरांव, इन्हीं का भाषा जो है वो द्रविडियन है झारखंड में। तो यहाँ पे द्रविडियन भाषा परिवार का थोड़ा कम स्थिति देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक का मतलब होता है मुंडा, ऑस्ट्रिक का मतलब होता है मुंडा, मुंडा भाषा परिवार। इसको आप ऑस्ट्रिक भाषा परिवार न बोल करके मुंडा भाषा परिवार बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें संथाली, उसके बाद मुंडा, उसके बाद यहाँ पे हो, खड़िया। इसमें केवल उरांव जो है टॉप 5 में उरांव हट जाता है, उरांव चल जाता है द्रविडियन में। बाकी ऑस्ट्रिक भाषा में उरांव को छोड़ दीजिए, लाइन से सब रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निषेध या टोटम, निषेध या टोटम इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब होता है निषेध और टोटम, ठीक है, टैबू और टोटम, ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखिए निषेध अगर देखा जाए, निषेध अंग्रेजी भाषा टैबू, ठीक है, टैबू का रूपांतरित रूप है, ठीक है, रूपांतरित है, याद रखेंगे। पहले टैबू जो है वो यहाँ पे पेलिनीशियन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे, जिसका अर्थ होता है निषेध। इतना पूछेगा नहीं, निषेध अर्थात नकारात्मक सामाजिक कानून होता है ये, मतलब कुछ चीज़ ऐसा है जो समाज में नहीं करना है, करना है सो नहीं करना है, ठीक है। जनजातियों में निषेध की शक्ति जो है वो कानूनी रूप से इसको देखा जाता है, एक समान माना जाता है यहाँ पे। इसको अगर उल्लंघन करते तो गंभीर सामाजिक जो है यहाँ पे दंड का प्रावधान इसमें किया जाता है, ठीक है। ये धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे संथाल जनजाति का जो महिला है
वो मांझी थान जाना निषेध है। संथाल जनजाति लोग जो हैं उनको मांझी थान आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो ये निषेध है, याद रखेंगे। मुंडा जनजाति की जो महिला हैं वो धान बोने का काम नहीं कर सकती है, निषेध है, धान बोने का काम नहीं कर सकती है। इसके अलावे जो है छान छप्पर पर नहीं चढ़ सकती है, छान छप्पर पर नहीं चढ़ सकती है। उसके बाद धान नहीं बो सकती है। उसके बाद ये सब जो है दाह संस्कार में श्मशान घाट में नहीं जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो मुंडाओं में देखा जाए तो गांव में जो विवाहित बेटियां होती हैं उनको सरहुल प्रसाद नहीं खाना है। कितना सारा निषेध है, ये सब नहीं करना है। कहने का मतलब जो मुंडा समाज से आती है महिला उनको धान बोना नहीं है, छान छप्पर पर नहीं चढ़ना है, दाह संस्कार श्मशान घाट नहीं जाना है। और उसके बाद गांव में भी देखा जाए तो जो विवाहित बेटियां होता हैं वो सबको सरहुल का प्रसाद लेना निषेध है। सोचिए, ये सब नकारात्मक जो है वो एक प्रकार से कानून है, क्योंकि ये सब आप करते हैं तो धार्मिक रूप से आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है। ये सब में है। जैसे जनरल वाला पार्ट में भी देखा जाता है कि महिलाओं को हल नहीं छूना है, इस तरह का स्थिति देखा जाता है जनरल में भी, ठीक है। यहाँ पर बात किया जाए तो हो जनजाति में देखा जाए तो महिलाओं के लिए देखा जाए तो यहाँ पे हल और तीर धनुष चलाना या छूना निषेध है। मतलब हो जनजाति में जो महिलाएं हैं उनको हर नहीं छूना है, तीर धनुष भी नहीं छूना है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं असुर जनजाति के जो हैं कुंवारे लड़के और लड़कियाँ उनको केला का वृक्ष लगाना नहीं है। नहीं तो सबको लगता है कि केला का वृक्ष के बाद जैसन एक के बार ये सब फल देगा फिर जीवन में फल नहीं देगा, वो सब गिर जाएगा। इसीलिए लगता है ये सब सोच करके यहाँ पे असुर लोग ये प्लान किया था, कि प्लान का नियम बना दिया कि केला का जो है पौधा नहीं लगाएंगे लड़का लड़की जो कुंवारे हैं, ठीक है। बाकी जो है संपूर्ण झारखंड ये चल रहा है सेकेंड पेपर जेपीएससी के लिए। बाकी जो है बहुत सारा चीज़ है, जाकर एप्लीकेशन पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतीक जो होता है प्रतीक टोटम होता है। मतलब कुछ कुछ जो पार्ट में प्रतीक होता है उसमें पेड़ पौधा जीव जंतु आते हैं, उसको मारना काटना निषेध है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से नकारात्मक रूप से ही होता है, लेकिन जीव जंतु का हत्या को ये रोकता है। जैसे किसी का प्रतीक चिन्ह है कबूतर, तो कबूतर खाने वाला चीज़ भले लोग सोच लेता है, लेकिन उस जनजाति के लोग उसको नहीं मारेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं टोटम, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में देखा जाए तो टोटम का अर्थ होता है विश्वास, जिसका संबंध जो है वो किससे होता है, गोत्र से होता है, टोटम से होता है। टोटम शब्द को सर्वप्रथम देखा जाए तो जे लॉन्ग्स ने अमेरिका के रेड इंडियन के द्वारा ये ग्रहण किया गया था। तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। बस केवल याद रखना है टोटम क्या होता है, यहाँ पे प्रतीक होता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो टोटम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोत्र टोटम, लिंग टोटम और एक होता है व्यक्तिगत टोटम। तो ये याद रखेंगे। गोत्र के अनुसार टोटम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, लिंग के अनुसार होता है और व्यक्ति के अनुसार भी टोटम होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं गोत्र में जो सदस्य हैं उनमें देखा जाए तो टोटम को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। टोटम में देखा जाए तो जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पे शामिल किए जाते हैं जिनको मारा काटा नहीं जा सकता। अभी तो पहले बताए थे कि टोटम में जो भी पेड़ पौधा यहाँ पे जीव जंतु होंगे उनको मारा काटा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो संथाल में सोरेन गोत्र में पक्षी को मारने पर निषेध है, ठीक है। पक्षी को मारने पर निषेध है, ठीक है। संथाल जनजाति में जो सोरेन है, जैसे यहाँ पे सोरेन जो है हमारे हेमंत सोरेन भी संथाले से संबंधित है, मरांडी लोग भी संथाले हैं, ठीक है। तो उस समय भी बहुत सारा स्थिति बनता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं उरांव के लकड़ा गोत्र में बाघ को मारना निषेध है। उरांव का भी एक लकड़ा जो है यहाँ पर गोत्र है, उसमें बाघ को नहीं मार सकते। वैसे बाघ को कोई मार ही नहीं सकता है, तो ये क्यों नहीं मार सकते। यहाँ पे बाघ को तो देखिए कोई नहीं मारेगा, तो वैसे ही सब प्रतीकें बना दिया। आगे यहाँ पर है मुंडा में होरो है, एक होरो जाति है यहाँ पे। इसमें ये गोत्र में सांप को मारना निषेध है, ठीक है। सांप को मारना यहाँ निषेध है। इसके बाद देखा जाए हो जनजाति में देखा जाए एक है पूर्ति गोत्र, इसमें चूहा को नहीं मारना है। इसके बाद असुर जो जनजाति इसमें बैगा गोत्र है, उसमें मेढक को नहीं मारना है,
ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, वैसे नहीं पूछेगा, ठीक है। करमाली जनजाति में खाल खोहा, ठीक है, खाल खोहर गोत्र जो है उसमें साल वृक्ष को काटना निषेध है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, वो सब निषेध था, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। झारखंड सामान्य अध्ययन देख ही लिए आप, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं झारखंड की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य ये बहुत अच्छा रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितना भी फैक्ट बताएंगे सब इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे झारखंड की जो खड़िया जनजाति का सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो गुमला में सर्वाधिक संख्या इनका है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं भारत में सर्वाधिक ईसाईकरण जो है वो कौन सा जनजाति का हुआ है? खासी जनजाति को हुआ है, ठीक है। गारो खासी जनतियाँ, ये पहाड़ भी है कहाँ पे? मेघालय में, और यहीं पर खासी जनजाति है, इसका सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ है, ठीक है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है इस सबको ईसाईकरण यहाँ पे किए थे और सबसे ज़्यादा भी हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खड़िया का हुआ है और यहाँ पे खासी का हुआ है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। आगे यहाँ पर बात किया जाए तो झारखंड में सर्वाधिक जो साक्षरता किसके पास है? तो ये हम पहले बता दिए कि उरांव जो है वो सबसे साक्षर है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, ठीक है। सभी 33 जनजाति में सबसे पढ़ा लिखा योग्य है, ठीक है। यह झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है, झारखंड की विकसित जनजाति भी है और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं झारखंड की संथाली जनजाति का देखा जाए तो संथाली भाषा को भारतीय संविधान में जगह मिला है, 22 भागों में इसको जगह मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। भाषाओं में 22 भाषाओं में इसको जगह मिला है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात किया जाए तो संथाली भाषा की लिपि जो है औलचिकी है, आप सबको पता होगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1925 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू जो है इसको बनाए थे, उड़ीसा के व्यक्ति थे। इस बार एग्जाम में भी पूछा है ये क्वेश्चन। और कहीं कहीं 1941 ईस्वी भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। औलचिकी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, और ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में देखा जाए तो पसरी प्रथा पाई जाती है। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा पाई जाती है, जिसमें हल बैल दे करके यहाँ पे उसकी मदद की जाती है, कि कृषि कार्य में मदद की जाती है, ठीक है। पसरी प्रथा, वो हल बैल दे करके लोग मदद करता है, ये हम बहुत लोगों को करते हुए देखे हैं, ठीक है। भारत में देखा जाए तो भारत में जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 से ये प्रारंभ हुआ था, 2021 से केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। समय बहुत जल्दी जल्दी आता है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 में ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। आगे यहाँ पर बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 ईस्वी में 9 अगस्त को राष्ट्रीय जनजातीय वर्ष घोषित किया था। 9 अगस्त 1994 ईस्वी को राष्ट्रीय जनजातीय वर्ष घोषित किया था, तो इसको भी आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसीलिए 9 अगस्त को हम लोग विश्व जनजातीय दिवस मनाते हैं। विश्व जनजातीय दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जनजातीय शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। सर्वप्रथम जनजातीय शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। हरिजन किसने बोला था? तो हरिजन याद रखेंगे ये महात्मा गांधी बोले थे। और जनजातियों के लिए जो शब्द यहाँ पे जनजातीय शब्द प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा ने, याद रखेंगे, ठीक है। अब वो भी कहीं आपको टंगल मिल जाएगा देखने को, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं झारखंड के जो जनजाति हैं वो गैर जनजातियों को सदान कहते हैं, ठीक है, जबकि बाहर से आकर के जो बसे उनको दीकू कहा जाता है। और मार भगाओ दीकुओं को, ऐसा नारा दिए थे बिरसा मुंडा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं झारखंड के जनजाति खास करके पश्चिमी सिंहभूम में जैन धर्म के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे सरक शब्द का प्रयोग किया गया था जनजातियों के लिए। सरक, जो पैर में चुभने वाला कांटा को गाँव में बोलता है सरक, तो एक प्रकार से यहाँ के जनजाति को सरक समझते थे कौन? जैन के लोग। वैसे शांति प्रिय होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं संविधान के अनुच्छेद देखा जाए तो यहाँ पर जनजातियों का बात किया गया है 342 में परिभाषित किया गया है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे पत्थलगड़ी आंदोलन जो है इसका संबंध गुजरात से है, याद रखेंगे।
झारखंड में यह आंदोलन जो है जनजातियों में काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, खास करके झारखंड के खूंटी वाला एरिया में पत्थलगड़ी आंदोलन देखने को मिलेगा जो गुजरात से चला था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, झारखंड में आदिवासी शांति हेतु पौराणिक पात्र में महिषासुर की पूजा करते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी इम्पॉर्टेंट बात जो बता रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ नहीं लगता है आप लोग को लाइक करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब करने में कोई पैसा आप लोग को लगता नहीं, बस 2-4 सेकेंड लगता है, लेकिन हम लोग इसके पीछे बहुत टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, बस उसी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जुड़िए भी और साथ दीजिए हम लोग को। ठीक है, कि जिससे और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, पूरा इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे टेलीग्राम पर, क्योंकि लंबा है, डेटाबेस चैप्टर है, तो इसको थोड़ा करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनजातियों में देखा जाए तो एक यहाँ पे मरिहा प्रथा पाया जाता है, मरिहा प्रथा। अब मरिहा प्रथा जो होता है इसमें नर बलि दिया जाता था, तो ये बहुत ख़राब बात है, नर बलि दिया जाता था मरिहा प्रथा में। ठीक है, ये याद रखेंगे। झारखंड का सबसे प्राचीनतम आदिम जनजाति जो है वो असुर है, सबसे प्राचीनतम आदिम जनजाति असुर है। झारखंड की करमाली जनजाति दामोदर नदी की पूजा करती हैं, ये बता चुके हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति जो है वो कौन है? संथाल है। संथाल अपना शासन व्यवस्था जो है सूर्या पहाड़िया से चुराए थे। ठीक है, इस सबको मार करके पहाड़िया को ऊपरे भेज दिया और अपने कब्जा लिया। संथाल परगना में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या है, परगना में संथाल परगना और जिला में रांची में है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। आगे यहाँ पर बात किया जाए तो झारखंड में देखा जाए तो जुवेल लकड़ा, ठीक है, जुवेल लकड़ा देखा जाए यहाँ पे, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था? 1963 ईस्वी में मिला था, 1963 ईस्वी में मिला था, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का देखा जाए तो झारखंड के ये पहले वीर सपूत थे जिनको परमवीर चक्र यहाँ पे मिला है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनका नाम से एक द्वीप का नाम भी रखा गया। वैसे सभी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर एक एक द्वीप का नाम अंडमान निकोबार में रखा गया है, तो इनका भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनजातियों का यहाँ पे महानायक बिरसा मुंडा को कहा जाता है, ये सबको पता है। धरती आबा भी इनको बोला जाता है, भगवान भी बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, संपूर्ण भारत में देखा जाए तो जनजातियों की लोकसभा में सीटों की संख्या, जनजाति पूरा देश में जनजातियों का लोकसभा में सीटों की संख्या 47 है। तो 47 है, बहुत है, कहने का मतलब इसका टोटल देश में आबादी 8.6 है, तो 8.6% जो लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो 47 लोग कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत में सर्वाधिक देखा जाए तो जनजाति मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जनजातियों को देखा जाए तो जहाँ दफनाया जाता है उसे शासन कहते हैं, जहाँ दफनाया जाता है उसे शासन कहते हैं। मुंडा जनजाति का जो देखा जाए यहाँ पे तो स्वयं को होड़को कहते हैं। मुंडा जनजाति स्वयं को क्या बोलते हैं? होड़को, होड़को, होड़को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी आप लोग जिसको जुड़ने का मन करे जुड़िएगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, थोड़ा लंबा रहा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा अपने दोस्तों में। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह का इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद।